अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन स्टडी। आज हम करेंगे फॉर रिपोर्ट केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 और क्वांटम नंबर्स का सब टॉपिक विच इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को देखते हैं। और अगर आपको वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Concept assessment exercise 2.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स को किस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है, इसका हम बताएं, उसके रोल को बताएं। तो रोल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले ये बता देना कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर फर्दर हमने बताया किस तरह, तो हम कहते हैं कि जो एन है ये स्पेसिफाई कर रहा होता है एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेल को, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और हर ईच एनर्जी लेवल जो है हैज़ अ यूनिक एनर्जी लेवल, उसका यूनिक एनर्जी होती है, मतलब कि हर एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, अब N1 की अपनी होगी, N2 की अपनी होगी। तो हम कह रहे हैं विद हाई एनर्जी वैल्यू ऑफ N इंडिकेटिंग द हाई एनर्जी लेवल्स, जितनी बड़ी वैल्यू होगी N की उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा हमारे पास। तो इस हेडिंग को हमने डिफाइनिंग द एनर्जी लेवल ऑफ रिप्रेजेंटिंग शेल नंबर से हमने इस हेडिंग का नाम दे दिया इसको। इस तरह डिटरमाइनिंग द ऑर्बिटल्स साइज, हमें ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का साइज क्या होगा। इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे एन इंक्रीज करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, जो साइज होता है ऑर्बिटल का वो भी इंक्रीज करेगा। मीनिंग द इलेक्ट्रॉन इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर अवे है, मतलब दूर है न्यूक्लियस से। ये सारी चीज़ें जो मैंने डिफाइन की हैं अपने पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के अंदर सारी ठीक तरीके से। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ कि आप किस तरह हेडिंग फॉर्म में इसको दे सकते हैं। स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ सबशेल्स एंड डिटरमाइंस द सबशेल्स। एन से हमें सबशेल्स का पता चलता है इन एन एनर्जी लेवल। हमने एग्जांपल दी कि n इज इक्वल्स टू 1 हो तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट सबशेल होगा 1s। तो हमने कहा कि n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब कि हमारे पास 2 सबशेल्स आ सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे हमारे पास लिखा होता है ना 2s 2p, जो 2 होता है ना ये शो कर रहा था हमारे पास पीरियड नंबर और शेल नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि n डिपिक्ट्स द पीरियड नंबर या फिर हम कहते हैं शेल नंबर। या हम फर्दर एक्स्ट्रा पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, कितने कैपेसिटी होगी एक एनर्जी लेवल की कि वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सके। तो एन इन्फ्लुएंसेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एन एनर्जी लेवल। हमने ये पहले बात तो ये बता दी। फिर हमने कहा कि ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एनर्जी लेवल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हम किस फॉर्मूले से देखते हैं 2n²। 2n² हम कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखा कि मेरे पास n इज इक्वल टू 3 हो तो हम कहते हैं इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में। कैसे, अब 2n², n इज इक्वल टू, मैंने 2 n की जगह क्या डालना है 3 डालना, 3 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो 2 के साथ 9 की जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 18। तो मैंने इजीली कह दिया कि जब थर्ड शेल होगा हमारे पास तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब है n इज इक्वल टू 2। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे एग्जांपल मैंने छोटी सी लिखी है कि n इज इक्वल टू 2 हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कहूँ n इज इक्वल टू 12 तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकंड शेल में। कैसे, अगर हम 2 और n की जगह मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का मल्टीप्लाई से किया मैं कहूँगी 2 4 ज़ा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशिंग द एनर्जी लेवल डियाग्राम, हम एनर्जी लेवल डियाग्राम बना सकते हैं कि एन जो है हेल्प करता है कि हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में पता चले। तो ये क्रिएट द एनर्जी लेवल डियाग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी लेवल्स, जिससे एनर्जी लेवल के अरेंजमेंट का पता चलता है और सबशेल्स का पता चलता है विद इन एन एटम, एक एटम के अंदर। मतलब न्यूक्लियस के बारे एक फर्दर हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स पाए जा रहे होते हैं। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा होंगे। ये सारी हम बातें जो करते हैं हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में सब चीज़ों को स्टडी किया। आगे समरी में मैंने यही सारी बातें लिखी हैं कि इन हेडिंग्स का नाम लिख दिए कि ये क्रूशियल है एनर्जी लेवल को बताने में और इसमें हम ये हेडिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लें। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि जिसमें कह रहे हैं कि व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज कैन द एजीमुथल क्वांटम नंबर टेक। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो तो हम कितनी पॉसिबल वैल्यूज बता सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो हम कहते हैं व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 3, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l जो है जिसका हम कहते हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं l इज इक्वल टू 0 1 2, ये वैल्यूज डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब रीज़न इसकी, अब हमें पता कैसे चल सकता है, हमें अगर मैक्सिमम वैल्यूज देखनी है ना एल की तो उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने कहना है एल इज इक्वल्स टू n-1। अब मेरे पास उन्होंने दिया हुआ 3
3 - 1 कितना होता है 2। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई कि एल की वैल्यू मैंने 2 तक लेके आनी है। यहाँ तक हमने क्या किया, एल की वैल्यू 2 तक लेके और स्टार्ट हम करते होते हैं हमेशा 0 से। तो 0 1 2, ठीक है। इसकी रीजन हमने दे दी कि ये 0 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज क्यों शो कर रहा है फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है उसका, वो टेक कर सकता है वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया कि l = 0 हो तो हम कहते हैं n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं लेते। तो हम 0 correspond to 1, और जो l की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम कहेंगे 2 शैल है। अगर हमारे पास l की वैल्यू 2 होगी तो हम कहेंगे 3। तो n की वैल्यू 3 तक हमारे पास l की वैल्यू 2 पहुंच रही है, तो इसलिए हमने कहा कि 2 तक हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। अब हमने फर्दर बताना है कि सो फॉर n = 2 देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि फॉर n = 2 देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l। l = 0 corresponding to the 3s सबशेल, कि 3s सबशेल है कि 3 शेल का एस सबशेल हमारे पास आएगा। l = 1 corresponding to 3 क्या n = 3 था ना हमारे पास, तो इसलिए हमने 3 3 3 यहाँ पे डाल रहे हैं 3, और p सबशेल हमें बताएगा। और l = 2 होगा तो 2 पे हमारे पास d सबशेल होता है, हमने वो बता दिया। और 3 हमने डाला, n = 3 डाला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू थर्ड शेल है, उसका सबशेल d हमारे पास आएगा। अब दीज 3 वैल्यूज ऑफ l, ये जो 3 वैल्यूज हैं l की, रिप्रेजेंट द डिफरेंट सबशेल्स विद इन द थर्ड एनर्जी लेवल। हमारे पास डिफरेंट सबशेल्स आ रहे हैं, जैसे देखो s p d। 0 s को शो करता है, 1 p को, और 2 d को शो करता है। अब डिस्क्राइबिंग द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम, के एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो कैसे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं एक एटम के अंदर। तो हमने पहले तो हेडिंग दे दी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द की इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ये की है जिसे हम इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं कैसे, अब हम वो फर्दर देखते हैं। The magnetic quantum number plays a crucial role in arrangement of electrons within an atom by, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया कि ओरेंटिक ऑर्बिटल्स इन स्पेस के एमएल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स की, कि वो 3D स्पेस में कैसे ओराइंट कर रहे होंगे। ऑन स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स लॉब, कि उनकी लॉब किधर जा रही होगी, ऐसे होगी या फिर जी सेक्शन में होगी। ये हमने पिछले लेक्चर में सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। और सेकंड हेडिंग हमारे पास आएगी डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिटल्स शेप, कि एमएल जो होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैंने एमएल से शो किया कि एमएल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एमएल। अब हमारे पास एक्स जो होगी वो हमें शो करेगा कि हमने इस प्लेन में जाना है, वाई होगा वो इस प्लेन में, और जी होगा वो इस प्लेन में शो करेगा। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ इनकी वैल्यूज आ जाती हैं, जो कि हमारे पास जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए थे पिछले लेक्चर में उससे हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर डीजनरेट आगे जाके देखते हैं आप, वो है स्पेसिफाइंग ऑर्बिटल्स डीजनरेसी। हमें इस ऑर्बिटल की डीजनरेसी का पता चलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स का पता चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव डिटरमाइन द नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का कैसे पता चलता है, हमारे पास फॉर्मूला था 2l+1। 2 अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मेरे पास अगर हो 3, ठीक है, 2 3 था क्या बनेगा, और ये 1 2 3 था 6 6 + 1 7, तो मैं कहूँगी 7 डीजनरेट ऑर्बिटल जाएंगे। अगर मेरे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो 2 × 2, तो 2 2 था 4 4 + 1 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हम इस चीज़ों से बताते हैं। अब मेरे पास अगर वैल्यू हो एल की 2 की जगह मैं कहती हूँ 0 हो, तो 2 0 था 0 0 + 1 1, तो हमारे पास एक ही आएगी वैल्यू। अगर एक वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे वो एक ही प्लेन में मूव कर रहा होगा। अब इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन को भी ये जाके अफेक्ट कर रहा होता है। एमएल अफेक्ट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इम्पैक्टिंग देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक कर रहा तंग कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल। इसमें कहने के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग में। एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग का मतलब कि हमारे पास जो लाइमन सीरीज बामर सीरीज वगैरह आती है ना, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसमें आ जाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में क्रूशियल फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत ज़रूरी होती है एंड एटम इंट्रैक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक होती है नेक्स्ट टॉपिक में, अभी हम करने जा रहे हैं आगे। फिर इन समरी में हमने कह देना है कि जो एमएल है वो एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे हमारी कॉन्सेप्ट सेक्शन खत्म होती है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स।
इसमें हमने कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है, और इमिशन स्पेक्ट्रम से क्या पता चलता है ये भी हम देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम है इज यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये बता देना कि जो कंसेप्ट होता है इमिशन स्पेक्ट्रम का, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं एलिमेंट्स की, उसके बारे में हम जान सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है, अभी क्या करते हैं हम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम के से क्या पता चलता है, इमिशन स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि हमें रेडिएशन जो इमिटेड हुई हैं बाय द एक्साइटेड एटम्स, कैसे। अब इस कॉन्सेप्ट को सारा हम डिटेल में समझते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ये कैसे होता है। जब हमारे पास लाइट रेज निकल रही है ना, इससे क्या निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी। इसकी जो रेडिएशन एक एटम पे जाके पड़ेगी। अब हर चीज़ हमारे पास मैटर जो है, हमारे पास हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी में कि मैटर जो होती है जितनी भी वो एटम से मिलकर बनी है। तो जब ये रेडिएशन जो है लाइट रेज की वो आके एटम पे पड़ेंगी, तो जो एटम्स होंगे लोअर एनर्जी लेवल पे, वो लोअर एनर्जी लेवल से क्या चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल, ऊपर वाले शेल पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे लाइट पड़ी तो ये जो लोअर एनर्जी लेवल पे एटम था ना, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे, वो जहाँ पे ऊपर चला जाएगा। इस दौरान हमारे पास क्या हो रही थी, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है, और एनर्जी अब्जॉर्ब होने से हम कहते हैं कि एटम जो है हमारे पास वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। ठीक है, एक्साइटेड एटम या फिर हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये हाई एनर्जी लेवल पे होता है ना, तो वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा होता है, और हर चीज़ चाहिए थी कि हम स्टेबल अपने कंफर्ट जोन में हम रहें। तो इसलिए ना एटम जो होता है ना, बाद में कुछ देर बाद खुद ब खुद जो अब्जॉर्ब एनर्जी वाला एटम होता है वो रिलीज़ कर लेता है अपनी एनर्जी, और वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। अब हमारा भी, हम जनरली देखें तो हमारा भी दिल नहीं लगता किसी और के घर बाजू का ज़्यादा, हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपने घर में ही सुकून महसूस करते हैं। तो ये भी ना फिर एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अपनी जगह पर वापस आना चाहते हैं, अपने घर पर वापस आते हैं। तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो वापस से बाहर निकल जाती है। जो अब्जॉर्ब एनर्जी रिलीजेस, जब रिलीज होती है तो वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज से प्रोड्यूस हो रही होगी, और जो लाइट रेज उस टाइम प्रोड्यूस हो रही थी हम कहते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम बन रही है। इसके हमारे पास दो टाइप्स थी, एक थी हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम, एक था हमारे पास कंटिन्यूस। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हमारे पास था कि जिसमें हमारे पास डार्क बॉर्डर लाइंस आ रही हों और बीच में एक एक पतली सी लाइन आ रही हो लाइन स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूस का मतलब जहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ कलर्स नहीं थी, कलरफुल लाइन्स इकट्ठी मर्ज हुई थी उसका। तो इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था इससे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास यही बात है कि ऑब्टेन फ्रॉम द रेडिएशन इमिटेड बाय एक्साइटेड एटम्स। एक्साइटेड एटम से जो कि रेडिएशन निकलेंगी मतलब एनर्जी लूज करने के दौरान वो। अब हमारे पास इसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम है इट कंसिस्टेड ऑफ द स्पेसिफिक लाइन्स ऑफ लाइट। इमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पे स्पेसिफिक लाइन्स होती हैं लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पे, जिससे हमें पता चलता है एनर्जी डिफरेंस का बिटवीन द एक्साइटेड एटम एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो एक्साइटेड का मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल एंड ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि इन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम हमने ऑब्जर्व किया था। कैसे, वी हैव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। हमारे पास मुख्तलिफ, मैंने ऊपर कहा ना कि डिस्टिंक्ट वेवलेंथ्स होती है, तो हमारे पास इसका मतलब डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स भी होती हैं। पहली स्पेक्ट्रल लाइन को हम कहते हैं डायमंड सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना हाइड्रोजन एटम के वो फॉल कर रहे होते हैं 1n=1 फर्स्ट शेल पे, गामा सीरीज पे सेकंड शेल पे फॉल कर रहे होंगे हाई एनर्जी लेवल से। एक्साइटेड स्टेट से सेकंड पे आएंगे ना तो हमारे पास ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन्स निकल रही होंगी। पास्ट में क्या होता है कि हाई एनर्जी लेवल से कहाँ पे आएंगे हमारे पास थर्ड शेल में, और ब्रैकेट में हमारे पास हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ शेल के ऊपर फॉल बैक कर रहे होंगे, और P1 में हमारे पास हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ में कर रहे होंगे। Thus, the emitted light can be analyzed to reveal the unique spectral lines। जो emitted light है उसे हम चेक कर सकते हैं ताकि हमें रिवेल कर सकें हम ये स्पेक्ट्रल लाइंस के पैटर्न्स को हर एलिमेंट के। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस सारे प्रोसेस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को जान सकते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को। इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को हम जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम इन्फर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में ऑफ द एलिमेंट्स के, एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहते हैं इज द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इंट्रैक्शन है मैटर का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो लाइट रेज हमारे पास आ रही होती है। अब मैंने यहाँ पे शो किया है कि मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं इस लाइट
बल्ब से, तो वो आगे में के प्रिज्म से गुजर रही होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास आगे से मुख्तलिफ पैटर्न बन रहा होता है लाइट का। तो जो पैटर्न आगे से हमारे पास बन रहा होगा तो उससे हम कहते हैं कि हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम, हम बाय मेजरिंग द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, हमारे पास जो लाइट का पैटर्न निकल रहा होगा उसको हम लोग जब मेजर करेंगे तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक एटम की कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये बात सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और स्ट्रक्चर से हमें किस चीज़ का पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है इस प्रिज्म के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग दी हुई लाइन स्पेक्ट्रम एनालिसिस। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रम होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खास स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने कहा हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, उसमें से एक थी लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें हमारे पास खास स्पेक्ट्रल लाइन्स बन रही होती हैं। और इससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एनर्जी लेवल्स के दौरान, मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जब जा रहा होता है तो क्या होता है, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट हो रही होती है, जिससे हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स बनी होती है। स्पेक्ट्रल लाइन्स इस फॉर्म में बनी होती है, ये डार्क हिस्सा होगा तो ये लाइट, ये डार्क हिस्सा तो ये लाइट, डार्क तो लाइट, ये हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की स्पेक्ट्रल लाइन्स बन रही है। तो इससे रिजल्ट क्या है, वी कैन इन्फर द एनर्जी लेवल्स, हम एनर्जी लेवल्स को इन्फर कर सकते हैं कि क्या एनर्जी लेवल होगा। और ट्रांजिशन जो होगी ना, ट्रांजिशन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ट्रांजिशन हो रही होती है जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव कर रहे होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, अब ट्रांजिशन का मतलब ये होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। इसमें हम मिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम ये कहते हैं ना कि ऑब्जर्व कर रहे थे डिस्टिंक्ट लाइंस, वो सपोर्ट कर रहा होगा बोहर आइडिया का। बोहर का आइडिया था हमारे पास शेल्स और सबशेल्स में। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हम क्वांटाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, मुख्तलिफ छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। हमारे पास हमने यही पढ़ा था ना कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास हमारे पास मुख्तलिफ शेल्स होंगे और हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होगी, तो मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे। व्हेन वी एनालाइज डिफरेंट शेल्स, हमने जब एनालाइज किया मुख्तलिफ शेल्स से हमें पता चला कि हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोकेट होते हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हमें ये पता चलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की कैसे डिडक्शन की, अब हम उसके बारे में आते हैं। जो नंबर और जो पोजीशन होती है एक एलिमेंट की एमिशन स्पेक्ट्रम में इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो हम कहते हैं उसमें डिफरेंट लाइट रेज जो होती है ना इमिटेट कर रही होती है फ्रॉम द डिफरेंट एनर्जी लेवल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 हो, तो n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, के शेल। अब के शेल के अंदर फॉल बैक जब कर रहा होगा हाई एनर्जी लेवल से 1 पे जब हमारे पास आ रहा होगा तो हम कहते हैं हमारे पास लाइमन सीरीज बनी है। ठीक है, लेमन सीरीज का मतलब हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम बनी है। अब एन हमारे पास शो कर रहा है नंबर को, शेल हमारे पास शो कर रहा है इसकी पोजीशन होगी, कौन से शेल में होगी वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे फर्स्ट शेल के अंदर, 2n² हम कहेंगे। एन हमने एन की जगह मैंने 1 डाला तो 2 को 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है ना, तो 2 1 2। मैं कहूँगी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे होंगे फर्स्ट शेल के अंदर। ठीक है, जैसे हमें पोजीशन की पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया। अब सबशेल का कैसे पता चलेगा हमारे पास, अब जैसे कि नंबर ऑफ सबशेल्स का हमें पता चलता है L इज इक्वल्स टू n-1 से, तो n की जगह हम फर्स्ट शेल से डील कर रहे हैं ना के शेल से, तो हम इधर डाल देंगे 1 1 कितना हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने जब 0 करके देखा तो L इज इक्वल्स टू 0 हो, तो हम जानते हैं कि हमारे पास S सबशेल होता है। तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमने पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड किया है 2n² से, हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन S सबशेल, वो S सबशेल में होगा। अब इसी को फर्दर हम एक और एग्जांपल लें, मैं कहती हूँ n इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास हो 2, मैं सेकंड शेल के अंदर बात करूँ तो इसमें कितने सबशेल्स होंगे, तो उसके मैं जब मैक्सिमम नंबर देखूंगी तो L इज इक्वल्स टू n-1 फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं 2 - 1 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो मैं कहूँगी क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू P आ जाएगा। L इज इक्वल्स टू 1 हो तो हम कहते हैं P सबशेल होता है हमारे पास, तो हम P सबशेल तक जाएंगे। और जब मैं इस वाले फॉर्मूले में जाऊँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो मैं कहूँगी 1 की जगह मैं कहूँ 2, मैं सेकंड शेल से अब डील कर रही हूँ तो 2 का स्क्वायर करूँगी तो 2 2 दा 4 4 2 दा 8, तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो फिर में मेरे पास बात आ जाती है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं P शेल के अंदर। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हम डिडक्ट करते हैं, हमें पता चलता है कि इतने, अगर हमारे पास ये शेल हो तो हम उससे एजीमुथल क्वांटम नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर से। ये वाला जो मैंने मैक्सिमम नंबर का एक फॉर्मूला दिया है L इज इक्वल्स टू n-1, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हम जान सकते हैं। और दूसरी बात हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस शेल के अंदर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिडक्ट करते हैं। इसकी समरी में हम कहते हैं कि वी कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन्स, के एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाय 2n² है, इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा है कि P शेल, तो यहाँ पे
हम कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने 8। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन्स हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मेरे पास p शेल के कितने बनेंगे px py pz, ठीक है। अब इन तीनों शेल्स में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास पी शेल में चले जाएंगे उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सेक्शन में चले जाएंगे, को रिड्यूस कर रहे हैं। और इसी बात की फर्दर एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं कि नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, कौन सी इमिशन लाइंस जो हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल के डिफरेंस है पता चलता है, हाई एनर्जी लेवल और जो हम बात कर रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल के डिफरेंस से, तो हमें पता चल जाता है मेजर एनर्जी लेवल्स का कि कौन कौन से मेजर एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स होते हैं n = 1 2 3 जो हम कह रहे हैं सारे लार्मन सीरीज और बार्मर सीरीज की मदद से हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमने ये बात कह देनी है और फिर इसकी एग्जाम्पल में हमने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है, इसकी लाइंस और अरेंजमेंट से हमें क्या पता चलेगा, इसकी लाइन से हमें पता चलता है, इसकी जो डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं उससे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम में, कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं, इस चीज़ का हमें पता चल रहा है, ठीक है। और हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, इससे किस चीज़ का पता चल रहा है, तो इसकी लाइन्स में हम देखें, इसके अरेंजमेंट में देखें तो हमारे पास इसकी लाइन्स येलो कलर की होती है। फिर जब हम इसके अरेंजमेंट की तरफ आए तो हमने देखा बाय एनालाइजिंग वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हमने एनालाइज किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जान सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा सकते हैं। अब मेरे पास सोडियम के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 11 होते हैं, 11 एटॉमिक नंबर, यानी कि 11 ही हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके मैंने शेल्स और सब शेल्स में जब मैंने डिवाइड करके देखा बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन सबको जो मैंने यूज़ करके देखा बस 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए और 3s में हमारे पास 1 आ गए। फिर मैंने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के थ्रू मैंने देखा कि मेरे पास p सब शेल के हमारे पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आते होते हैं, जो कि px y py pz, उसमें भी हमने दो स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से हमने 2 एरोस के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अभी मेरे पास जब 2 2 4 2 और 6 यहाँ पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने थर्ड शेल में डाला। ये जो हमने 1s 2s 2p 3s, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने ये 1s फिर 2s में डालना है, फिर 2p में डालना है, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर जाके 3d आता है। ये कैसे आता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं ये सब चीज़ें, एफबो प्रिंसिपल के थ्रू और हर्ट्ज रूल, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो थर्ड 3s1 है ना, इसे क्या इंडिकेट हो रहा है कि 3 का मतलब शेल नंबर, s का मतलब सब शेल। अब हमारे पास 1 2 3 थर्ड शेल के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा, इसका मतलब ये है हमारे पास शेल = 3 थर्ड शेल में। अब हमारे पास L की वैल्यू हमने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहते हैं L = n-1, मतलब कि 3 - 1 करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगी, L की वैल्यू 2 तक आएगी। 2 तक करना होगा तो मैं कहूँगी L 0 1 2, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू। वी नो दैट S सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एटॉमिक नंबर के थ्रू हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुल कर दिया। और ये हमारे पास सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से, हम लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम की वजह से हमें ये सब चीज़ें पता चल रही होती हैं। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको उसके साथ सब वो समझा दूँगी इंशाल्लाह।